दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम साल 2018 में आई मूवी जस्ट अ ब्रेथ अवे की बात करेंगे। मूवी की शुरुआत एक सपने से होती है जिसमें एक बच्ची माँ की कोख में दिखाई देती है और फिर वही लड़की हमें खेत में भागते हुए दिखाई देती है और तभी प्लेन में बैठे मैथ्यू दिखाई देता है। वह प्लेन से फ्रांस लौटा था और एयरपोर्ट पर अपनी बेटी साराह को फोन करके जल्दी मिलने को कहता है और जैसे ही अपने घर पहुँचता है उसे उसकी बेटी फोन करके अपनी माँ के घर बुलाती है। मैथ्यू अपने बैग से एक डिब्बा निकालकर सड़क पार करके सामने वाली बिल्डिंग में जाता है और उसे डोर पर बुलकसम नाम का पड़ोसी मिलता है। मैथ्यू उसे ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले जाने में मदद करता है। फिर सीढ़ियां चढ़कर अपनी पत्नी एना के घर पहुंचता है। एना उस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रही थी। मैथ्यू अपनी बेटी साराह से मिलने जाता है। दरअसल साराह एक बड़े से कैप्सूल नुमा कमरे में रहती है क्योंकि उसे बचपन से ही ऑटो इम्यून सिंड्रोम के कारण हवा से एलर्जी है। कैप्सूल कमरे के बाहर से मैथ्यू साराह को वह डिब्बा तोहफे में देता है जिसमें बहुत सारी परफ्यूम की बोतल थी जो वह कनाडा से लाया था। साराह हैरान थी कि बोतल पर तो कनाडा लिखा था पर मैथ्यू तो फ्रांस से लौटा था। जब साराह एक बोतल निकालती है तो उसे एक एसडी कार्ड मिलता है जिसे वह अपने वर्चुअल रियलिटी कंसोल में डालती है। असल में मैथ्यू अपनी बेटी के लिए रॉकी माउंटेन्स की वीडियो बनाकर लाया था क्योंकि वह खुद बाहर नहीं जा सकती थी। इसके बाद में मैथ्यू ने जाकर एना को बताया कि वह फ्रांस नहीं बल्कि कनाडा गया था क्योंकि वहां साराह की बीमारी के लिए एक नया इलाज मिला है। एना को इस पर कोई यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनके डॉक्टर उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था और इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसके लिए उन्हें कनाडा जाना होगा। लेकिन एना नहीं मानी। उसने कहा कि कितनी मुश्किल से हमारी बेटी आम जिंदगी जीने लगी है, अब उसे फिर से मैं कहीं और नहीं ले जाऊंगी। लेकिन मैथ्यू की नजरों में यह कोई जिंदगी नहीं थी। उधर साराह अपनी जैसी बीमारी वाले दोस्तों से बात कर रही थी जिनमें एक गर्ल जिसका नाम शार्लेट और न्यो था जो अपने ग्रुप को गोल्ड फिश इन द टैंक कहता है। वहीं मैथ्यू ने एना से कहा कि उन्हें साराह को कनाडा लेकर जाना ही होगा। न जाने कब से वह अपनी बेटी को गले लगाना चाहता है, उसे छूना चाहता है, लेकिन इस बीमारी के चलते ऐसा मुमकिन नहीं है। एना ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा जिसके बाद मैथ्यू तो अपने घर लौट आया। जब नहा रहा था तो उसने टेलीविजन पर खबर सुनी कि स्वीडन में एक बड़ा भूकंप आया है और उसके बाद अचानक पेरिस में भी भूकंप आ गया। पूरे शहर की बिजली चली गई और साराह का कैप्सूल भी बैटरी मोड पर आ गया। मैथ्यू जल्दी से साराह से मिलने भागा। रास्ते में उसने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आसमान में हजारों पक्षी इधर उधर भाग रहे थे और उसने देखा कि एक सबवे में से घना धुआं निकल रहा था। जो कोई भी उसमें सांस लेता वह उसी वक्त मारा जाता। यह धुआं तेजी से पूरे शहर में फैल रहा था। मैथ्यू समझ गया कि हो न हो यह धुआं एक जहरीली गैस है। वह तुरंत अपने परिवार की ओर भागा। जाकर उसने एना को बताया कि उस धुएं में सांस लेना जानलेवा है। उन्होंने साराह से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेंगे और दोनों घर से निकल गए। वह दोनों जल्दी से बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर तक पहुंचे क्योंकि यह धुआं तेजी से हर जगह फैल रहा था। टॉप फ्लोर पर दो वृद्ध कपल लूसियन और कोलेट रहते थे। लूसियन ने उन्हें घर के अंदर ले लिया और मैथ्यू ने खिड़की से देखा कि धुआं टॉप फ्लोर से नीचे ही रुक गया था। तभी साराह ने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि उसके कमरे में धुआं पहुंच गया है, लेकिन वह कैप्सूल की वजह से सुरक्षित है। फिर उन चारों ने बाहर आकर देखा कि पूरा शहर उस धुएं की लपेट में है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह दोनों वापस अंदर आ गए। उधर साराह के कैप्सूल के बाहर धुआं घना होता जा रहा था। एना ने अपने फोन से देखा कि सायरा की कैप्सूल की बैटरी में सिर्फ 4 बार ही बचे थे, अब भी उसमें 10 घंटे की बैटरी है। तभी मैथ्यू को एक दूरबीन मिली जिसे लेकर वह बालकनी से चढ़कर छत तक पहुंचा। उसने दूरबीन से देखा कि पूरा शहर इस जानलेवा धुएं से ढका हुआ है। जब मैथ्यू वापस लौटा तो लूसियन ने अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। वह 2 फ्लोर नीचे रहता है। लूसियन को विश्वास है कि वह ठीक ही होगा। कोलेट वहां आकर कहने लगी कि उन्हें जल्दी से अपने बेटे के पास चलना चाहिए। लूसियन ने उसे धुएं के बारे में फिर से बताया क्योंकि कोलेट को भूलने की बीमारी है। फिर अंदर आकर एना ने कहा कि साराह के कैप्सूल की बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। फिर मैथ्यू सीढ़ियों पर धुआं देखने गया। उसने धुएं में हाथ डाला लेकिन कुछ नहीं हुआ और उसमें कोई गंध भी नहीं थी। उसने अंदर आकर एना से कहा कि वह साराह से मिलने जा रहा है, लेकिन एना ने उसे समझाया कि वह इतनी देर अपनी सांस नहीं रोक पाएगा। उसी वक्त मैथ्यू को उस पड़ोसी और उसका ऑक्सीजन टैंक याद आया। वह टैंक लेने तक सांस रोक सकता है और फिर आराम से साराह से मिलने चला जाएगा। मैथ्यू ने खिड़की खोली और एक हथौड़ा, टॉर्च और टेप लेकर नीचे उतरने लगा। पड़ोसी के कमरे की खिड़की हथौड़े से तोड़कर वह अंदर घुसा और टॉर्च की रोशनी में ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगा। तभी वहाँ वह बिलकसम की लाश से टकरा गया और पास ही ऑक्सीजन टैंक भी पड़ा था। उसने मास्क लगाया और टेप से
छेद बंद कर लिए अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और जैसे ही उसने साथ के कमरे का दरवाजा खोला तो एक पप्पी भागता हुआ बाहर निकल गया और उसकी माँ वहीं मरी पड़ी थी। फिर उसने साराह के पास पहुंचकर उसे खाना दिया और कैप्सूल की बैटरी बदल दी। उसे हौसला देकर वह बाहर निकला और नीचे उतरने लगा। सड़क पर कई लाशें थी और उसने कई गाड़ियों से बैटरी इकट्ठी कर ली। वही पुलिस वाले बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मैथ्यू को भी उसके और एना के लिए 2 ऑक्सीजन मास्क दिए। फिर वापस लौटकर मैथ्यू ने सबको नीचे का हाल बताया। उसने एना को सायरा से मिलकर आने को कहा, लेकिन एना ने मना किया और इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन को बचाए रखना सही समझा। रात को मैथ्यू ने सीढ़ियों पर फिर देखा कि धुआं धीरे धीरे और ऊपर बढ़ रहा है। उसने अंदर आकर एना को सच बताया। दोनों जानते थे कि मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा और अब हालत और बिगड़ने वाली है। फिर मैथ्यू सोने चला गया, लेकिन एना को नींद नहीं आ रही थी तो आखिरकार वह साराह से मिलने चली गई। उसने कैप्सूल की बैटरी बदली और एक बार फिर हमें शुरुआत वाला सपना दिखाई दिया। एक लड़की खेतों में दौड़ रही थी और इसके बाद फिर मैथ्यू की आंख खुल गई। अगली सुबह अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और मैथ्यू और एना छत पर देखने पहुंचे कि आखिर हुआ क्या है। दूर की एक बिल्डिंग में आग लगी थी और हर जगह दंगे हो रहे थे। फिर अंदर लौटकर एना ने कहा कि उन्हें साराह की दोस्त शार्लेट के घर चलना चाहिए क्योंकि वह पहाड़ी पर रहती हैं और साराह शार्लेट की कैप्सूल में रह भी सकती है, लेकिन साराह को बाहर ले जाने के लिए एक स्पेशल सूट की जरूरत है जो शहर के बीचों बीच एक लैब में मौजूद है। एना और मैथ्यू ने वहां जाकर सूट लाने का फैसला किया। पहले उन्होंने साराह से मिलकर उसे सारा प्लान समझा दिया। साराह ने उन्हें उसके दोस्त नोए के पास भी जाकर आने को कहा। बाद में मैथ्यू और एना सड़क पर आ गए और फिर नोए की बिल्डिंग में पहुंचे, लेकिन वह अभी अंदर जाने वाले थे कि एक खूंखार कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। वह दोनों तेजी से दौड़ने लगे और इसी चक्कर में एक दूसरे से अलग हो गए। भागते भागते मैथ्यू एक स्टॉर्म कैनाल में गिर पड़ा। उधर एना एक कार के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन गलती से उसने आवाज कर दी जिससे वह कुत्ता एक बार फिर उसके खून का प्यासा हो गया। भागते हुए एना एक बस में घुस गई और कुत्ता उसे काटने ही वाला था कि उसका पट्टा एक बैग में अटक गया और एना की जान बाल बाल बची। फिर एना भागकर ब्रिज पर मैथ्यू को ढूंढने पहुंची, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखा। फिर हम मैथ्यू को सीढ़ियां चढ़कर कैनाल से बाहर निकलता देखते हैं। उसने अपनी गीली जैकेट निकालकर एक लाश की जैकेट से बदल दी। उसकी नजर एक कार में पड़े हजमत सूट पर पड़ी। दूसरी ओर एना उस लैब में पहुंच गई थी और तभी मैथ्यू भी वहां आ गया। दोनों अंदर गए जहां हर जगह लाशें बिखरी हुई थी। एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसका सूट की खोज जारी रखी। जब उन्हें सूट मिला और वह बाहर निकलने लगे तो उस कमरे में धमाका हो गया। दोनों बच तो गए, लेकिन मैथ्यू के कपड़ों में आग लग गई है। एना फटाफट आग बुझाई, लेकिन मैथ्यू सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि धमाके में उसकी ऑक्सीजन पाइप जल गई थी। उसने मैथ्यू को अपने टैंक से ऑक्सीजन दी और फिर दोनों सबसे ऊपर के कमरे में पहुंचे जहां अभी धुआं नहीं पहुंचा था। वहां एना ने देखा कि मैथ्यू के पेट की स्किन जल गई थी। मैथ्यू ने उस पर पानी डाला और एना दवाइयां ढूंढने लगी। फिर उसने घाव पर पट्टी कर दी। जब दोनों बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उन दोनों के बचने लायक ऑक्सीजन तो नहीं बची थी। मैथ्यू ने एना को जाने को कहा और खुद छतों के जरिए लौटाने का वादा किया। जाने से पहले दोनों आखिरी बार एक दूसरे के करीब आए। फिर एना वह से सूट के साथ निकली और मैथ्यू छतों पर भागा। उधर एना की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए उसे बिल्डिंग में जाने से पहले ऑक्सीजन को उतारना पड़ा। बड़ी मुश्किल से लूसियन के घर पहुंची, लेकिन उसने देखा कि धमाके की वजह से आग के कारण सूटकेस तो जल चुका था। उधर मैथ्यू को एक छत पर रस्सी और कुछ औजार मिल गए। वह एक कार पार्किंग थी, वहां उसे एक लाश देखी और फिर वह कमरे में पहुंचा जहां ऑक्सीजन टैंक और बंदूक पड़ी थी। तभी वहां एक पुलिस वाला आ गया और पिछले आदमी की तरह मैथ्यू को मारने को तैयार हो गया, लेकिन मैथ्यू ने तुरंत उसे धक्का दिया और दोनों में फाइट शुरू हो गई। मैथ्यू उसे धुएं की तरफ ले गया और कुछ ही पलों में पुलिस वाले की जान निकल गई। उधर एना ने अपने फोन पर देखा कि कैप्सूल की बैटरी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कोई और रास्ता न देखकर एना तुरंत बैटरी बदलने पहुंची और सायरा ने देखा कि उसने मास्क नहीं पहना था। बैटरी बदलकर एना फिर भाग गई। कुछ देर बाद मैथ्यू आया और साराह ने उसे सब बता दिया। उसने फटाफट सीढ़ियां चढ़कर देखा कि उसकी पत्नी रास्ते में ही मर चुकी थी। मैथ्यू रोते हुए ऊपर पहुंचा और साराह को यह बुरी खबर दी। कुछ देर बाद एक और भूकंप आया और अब उनके फ्लोर पर भी धुआं भरने लगा। मैथ्यू ने फिर बाहर जाकर बूढ़े दंपति के लिए भी ऑक्सीजन टैंक लाने का फैसला किया, लेकिन वह दोनों अपने बेटे के बिना जीने को राजी नहीं थे और वहीं पर रह गए। आखिरकार मैथ्यू साराह के पास गया और बताया कि वह बाहर नीचे जा रहा है, पर साराह को डर था कि मैथ्यू कहीं उसकी मां की तरह न मारा जाए, लेकिन उसने वापस लौटने का वादा किया। बाहर जाकर मैथ्यू ने एक वैन में से सूट निकाला और एक स्कूटर पर वापस लौटने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था,
लेकिन अचानक एक लड़का उसके सामने आ गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से मैथ्यू स्कूटर से गिर गया। उधर साराह ने देखा कि उसके कमरे में कोई अनजान आदमी घुस आया है। कुछ देर बाद जब मैथ्यू की आंख खुली तो उसे अपने सर पर चोट महसूस हुई। लड़खड़ाते हुए वह अपनी बेटी की ओर भागा, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं पाया। तभी उसे दूर से दो परछाइयां दिखाई दी। वो साराह और नोए थे। साराह मैथ्यू की ओर भागी और जिंदगी में पहली बार अपने पिता को गले से लगाया। मैथ्यू ने भी खुश होकर साराह का माथा चूम लिया। साराह ने बताया कि यह धुआं बच्चों पर असर नहीं करता। एक बार फिर सपना दिखाई दिया जिसमें साराह है जो अपने दोस्तों के साथ खेत में दौड़ रही थी। तभी मैथ्यू की आंख खुली और उसने देखा कि अब वह कैप्सूल के अंदर था और साराह बाहर रहकर उसका ख्याल रख रही थी, क्योंकि धुएं के कारण मैथ्यू को सांस की बीमारी हो गई थी। अब उनके रोल रिवर्स हो गए थे। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी अपने कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो।